जाने साहब कि एक तरफ हम कहते हैं कि जी इंडिया अपने आप को पूरी दुनिया पे ये बावर कराने की कोशिश करता है कि जी हम बड़ा नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी पे चलने वाले लोग हैं, ट्रेडिशनली हमने यही रखा है अपना फॉरेन पॉलिसी का बड़ा अहम जुज़्व, लेकिन दबाव अगर हम पे कोई डालेगा तो हम झुकेंगे नहीं। अब एक तरफ तो इंडिया आपको या प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो ये बताने की कोशिश करते हैं कि जी हम तो रूस से तेल खरीदना जारी रखेंगे। गो के प्रेसिडेंट ट्रंप ने ही ये बताया था बाकायदा एक सोशल मीडिया पे पैगाम पे कि जी मोदी ने मुझे यकीन दहानी करा दिया कि वो रूस से तेल खरीदना कम कर देंगे और आहिस्ता आहिस्ता इवेंचुअली बंद कर देंगे। तो एक तरफ तो आप अभी तक वो तेल की खरीदारी जारी रखे हुए हैं। पिछले दिनों फिर एक इंकशाफ हुआ था कि जी जो अंबानी की कंपनी है रिलायंस, जो कि लार्जेस्ट ऑयल इंपोर्टर है इंडिया के लिए, उसने फिर जो है वो ऑयल इंपोर्ट किया है। हालांकि ये तय हो गया था कि अब वो इंपोर्ट नहीं करेंगे रशिया से। सो एक तरफ तो आप इतना वो दिखाते हैं कि जी ये प्राइड है हमारा, हम अपने अवाम के लिए कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ फिर ये भी तो आपने अवाम को ये बताया था कि हम आपके लिए कर रहे हैं। तो वहाँ प्रेशर आप कहते हैं कि जी हम बर्दाश्त कर लेंगे और यहाँ आप दबाव बर्दाश्त नहीं करते। या इंडिया के लिए, इंडिया के रेफरेंस से दो चीजें आम थी। एक, इंटरनली इंडिया ने कहा था कि सेकुलर इंडिया, बिल्कुल। और एक एक्सटर्नली इन्होंने कहा था नॉन अलाइंड, हम ग्रुपों के यस। हिस्सा नहीं बनेंगे। आपने इनकी सेकुलर इंडिया की हालत भी देख ली है कि टोटल हिंदू इंडिया बन चुका है और अंदर से टूट फूट का शिकार है। 1.5 दर्जन की इंसर्जेंसीज हैं और के ईस्टर्न कॉरिडोर में तो इनकी फौज भी दाखिल नहीं हो सकती, मॉइस का है और बहुत से। लेकिन इंटरनेशनली नॉन अलाइंड के खाते में आके फिर इन्होंने क्वाड के अंदर शमूलियत की, आपने देखा, और वो फिर अलायंसेस इन्होंने बनाने की शुरू कर दी। तो अभी भी मतलब है कि ये कंफ्यूज्ड हैं। उसकी वजह यह है कि लीडरशिप का वो लेवल नहीं है जो ओहदा है। और मोदी इज टिपिकली एक नैरो माइंडेड हिंदू है जो कि हिंदू इंडिया बनाना चाहता है, और बैन अवी सतह के ऊपर उसका कद काट इस तरह का नहीं है कि वो इतने बड़े मुल्क की क्यादत करके उस मुल्क के लिए जो जायज उसकी तकरीम है इंटरनेशनल वो हासिल कर सके। तो दैट इज द रीजन कि उनको आए दिन इस तरह की पशेमानी हो रही है। मसला इंडिया का ये है कि दूसरी तरफ कांग्रेस जो है उसकी भी लीडरशिप में कोई करिश्मेटिक लीडरशिप सामने नहीं आई, नहीं आई। वरना मोदी अभी इतनी टर्में ना निकाल सकता, अभी तक ये उसका धड़न तख्ता हो चुका होता। मोदी आई थिंक हैज़ गिवन देम सो मेनी अपॉर्चुनिटीज़, जैसा अभी ये बयानात की हद तक ही आप देख रहे होते हैं, और ख़ास तौर से प्रेसिडेंट ट्रंप ने उनको इतना अच्छा मौका दिया हुआ है कि वो बार बार उनको याद कराते हैं कि जी आपके जहाज़ कितने गिर गए। और प्राइम मिनिस्टर मोदी का इनफैक्ट अब तो वो लिटरली मजाक उड़ा रहे होते हैं, उनके लहजे में बात करके दिखा रहे होते हैं, एक मिमिक्री जो है वो उनकी की जा रही होती है। ये बताइएगा, इस वक्त हम ईरान की बात कर रहे हैं, इंडिया ने तो चलें कौन सा प्रेशर था या क्या चीज़ अपना मुल्की मफाद अवाम को जिस तरीके से बताया जा रहा है उसको बचाने के लिए ये किया है, और इसका ऑब्वियसली क्या रिपरकशंस होते हैं उनके लिए आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन ईरान के अंदर की जो सूरत हाल है जिसमें ये बताया जाता है कि जी प्रोटेस्ट तो काफ़ी हद तक थम गए हैं, लेकिन जो पूरे खित्ते एक अनसर्टेनिटी में मुब्तला है कि किसी भी वक्त अमेरिका हमला कर देगा तो फिर क्या होगा, ऑब्वियसली फिर ईरान जो है वो रिटालिएट करेगा। इस सिचुएशन को आप किधर जाता हुआ देख रहे हैं? देखिए, एक सादिया, एक इटालियन फिलासफर था, उसका नाम था एंटोनिया ग्राम्स्की। उसने ये कहा था कि द ओल्ड वर्ल्ड इज डाइंग यस। and new world struggles to be born. Now is the time for the monsters to take direction. तो इसलिए अभी जो सिंगल पोलर यूनिपोलर वर्ल्ड खत्म इरोड हो रही है, मल्टीपोलर अभी डेवलप नहीं हुई है, और इसका फायदा उठाते हुए आप ये देखें कि अमेरिका, जिनकी तारीख भरी हुई है इस तरह के गलत डिसीजंस के साथ, वो अपने तौर के ऊपर अभी वो झपट के तेल की तलाश में, पहले इराक में गए तो सिर्फ वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के लालच में कहने के ऊपर, और नीचे से तेल की कंपनियों को लेना था। अभी वेनेजुएला में दुनिया का, वो कहते हैं ना, ब्लैक गोल्ड का सबसे बड़ा खजाना उधर है, उस पे हाथ मारा। अभी तीसरे ईरान थर्ड लार्जेस्ट रिजर्वायर है, उसके ऊपर भी वो अपने तौर पे कर रहे हैं। तो इसलिए ये बहाने मांगने वाली बात है। ये वही है कि वो बकरी और शेर का, के शेर ने कहा बकरी को कि आपने पानी को गंदा किया है, तो उसने कहा आप तो ऊपर पानी पी रहे हैं स्ट्रीम में, मैं तो नीचे पी रही हूँ।
तो उन्होंने कहा फिर ठीक है, तुम्हारे किसी और ने किया होगा, और बहाने मांगने। आज का जो दौर है ना सादिया, अनफॉर्चुनेटली हम स्टोन एज की तरफ जा रहे हैं, जब एक यूनिपोलर वर्ल्ड का एक स्ट्रांग अमेरिका का एक लीडर ये कहता है कि मैं इंटरनेशनल लॉज की मुझे कोई परवाह नहीं है, मैं खुद अपनी मोरालिटी को खुद देखूंगा और मैं देखूंगा कि हमारा। और उसके ऊपर और बहुत से लोगों ने ये कहा है कि जब आपके हाथ में ताकत हो तो रूल्स और कानून जो हैं, वो somebody said ना, rules are for fools, wise people make them and wise people break them. I think that is what they are doing. तो ईरान की सिचुएशन की बड़ी ही इम्प्लीकेशंस हैं। देखें, अगर ईरान किसी तरीके से डिसमेंबर होता है जिस तरह ये करना चाहते हैं, तो नंबर 1 तो पाकिस्तान के लिए मसला, और ईरान और अफगानिस्तान के लिए नीचे बलूचिस्तान का है, ऊपर टर्की के लिए कुर्द का है, कुर्दों का, ऊपर अजरबैजान के लिए है। प्लस आप ये देखें कि इराक डिस्टेबलाइज होगा, क्योंकि इराक के अंदर एक स्ट्रांग ग्रुप ईरान का है और दूसरा एक उधर भी एक किस्म का हल्ला गुल्ला हो जाएगा। फिर रिफ्यूजीज का इशू होगा। फिर अगर इनकी रॉयल गार्ड जो है ईरान की, वो किसी तरीके से डिसमेंबर होती है, तो इराक की तरह और बहुत से ग्रुप आ जाएंगे, रिफ्यूजीज का इशू होगा, नॉन अलाइनमेंट होगी इसकी। दैट इज द रीजन कि सऊदी अरेबिया और कतर, उनको भी एहसास है, और यूएई को, कि पहले जो बड़े ये स्टॉन्च राइवल्स होते थे और कहते थे ईरान को दबाएं करें, अभी वो ही ये जो रुका है थोड़ा सिलसिला, मैं बीबीसी को भी सुन रहा था उनके एनालिस्ट को, वो यही कह रहे थे कि ये सऊदी अरेबिया और कतर ने प्रेसिडेंट ट्रंप को कहा है कि आप ऐसे ना करें, ये चीजें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगी। तो दैट इज द रीजन एंड वी होप एंड प्रे। वो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वो चीज़ें चेंज होती नजर आ रही हैं, कि जहाँ पे पाकिस्तान और सऊदी अरब की डिफेंस डील का आपने जिक्र किया कि ईरान ने उसका खैर मकदम किया, वहाँ ईरान पे जब धमकी दी हमला करने की प्रेसिडेंट ट्रंप ने, तो सऊदी अरब वाज वन ऑफ दोज कंट्रीज जिन्होंने कहा कि ये ना करें, ये बड़ा गलत इकदाम होगा। और ये जिस तरीके से आपने कहा कि ऑब्वियसली असल इशू जो है वो इस वक्त हमें ऑयल रिजर्व्स का नज़र आता है। जो लिबिया की हालत की गई, जो इराक़ की हालत की गई, जो मुअम्मर कद्दाफ़ी के साथ हुआ, जो सद्दाम हुसैन के साथ हुआ, यहाँ पे क्या एक ऐसी गलती है जो यूएस से हो रही है, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन से हो रही है, कि वो ईरान को भी इराक़ या लिबिया तस्वुर कर रहे हैं, हालांकि वो देख चुके हैं कि इज़राइल जैसा मुल्क जो कहता है कि जी हमारी डिफेंस की टेक्नोलॉजी जो कि है भी बड़ी जदीद है और बड़ी ज़बरदस्त है, तो उसको भी ईरान ने 12 दिन नाको चने चबाए। तो क्या वजह है कि ये ईरान को इराक़ या लिबिया तस्वुर कर रहे हैं? देखिए, मेरे ख्याल है विंस्टन चर्चिल ने ये कहा था कि अमेरिका एट द एंड शायद ठीक फैसला करे, लेकिन सबसे पहले सारी गलत ऑप्शंस को वो एक्सरसाइज करते। बिल्कुल। आपने देखा वियतनाम में क्या किया, कोरिया का, इराक का डिबैकल, आगे पीछे हर जगह पे, अफगानिस्तान के अंदर। तो मेरे ख्याल में ये रॉन्ग जजमेंट है। ये देखे ना, हिटलर ने दूसरी जंग अजीम शुरू कर दी थी, तो उसकी एक सोच थी ना, डिक्टेटर था, फाशिज्म है ये। अभी ये ट्रंप का जो रवैया है कि मैं नहीं देखता, मेरे लिए कोई कानून नहीं है, मैं ग्रीनलैंड पे कब्जा करूंगा, मैक्सिको को मैं ये कर दूंगा, कनाडा का ये हो जाएगा, तो वेयर इज द इंटरनेशनल लॉ? उसने कहा जी देयर इज नो लॉ, एक्चुअली जिसके पास पावर है वही लॉ है। तो मतलब है, हाँ, माइट इज राइट। और ये माइट इज राइट हम दूसरी जंग अजीम के बाद, जब हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर अमेरिका ने बम गिराए और फतह हासिल कर ली, तो उसके बाद फिर ये एक मतलब है वन साइडेड इशू बन गया, बिकॉज यूनाइटेड नेशन भी बनाई तो विक्टर्स ने बनाई, ऑन देयर ओन टर्म्स बनाई, उसमें सिक्योरिटी काउंसिल रखी, उसके अंदर वीटो पावर्स रखी। दैट मींस नाइदर हियर नॉर देयर। एंड यू कैन सी कि अभी जो यूनाइटेड नेशन का क्या रोल है, दुनिया में गदर मचा हुआ है और उनके कंट्रोल में कोई भी नहीं है किसी तरीके। हालांकि यूएन का चार्टर चैप्टर 7 ये कहता है कि अगर कोई आपकी वायलेशन करे, पहले इकोनॉमिक सैंक्शन लगाएं, फिर डिप्लोमेटिक आइसोलेशन करें, और फिर इसके बाद आप यूएन की फोर्स यूज करें उस कंट्री के खिलाफ। अच्छा, ये आपने यूनाइटेड नेशंस का जिक्र किया है, चलें एक फोरम ही सही जिसको
ऑब्वियसली वो तमाम लोग जो कि सफारती कोशिशों के ज़रिए कोई हल निकालना चाहते हैं वो अवेल करते हैं। और इसी ईरान की सूरत हाल पे हमने देखा है कि पाकिस्तान ने भी वहाँ बात की है, जो हमारे परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं वहाँ पे आसिम इफ्तिखार साहब। इसके अलावा चाइना और रशिया के जो मंदूब हैं वो भी बात कर रहे हैं, और ईरान पे हमला करना ऑब्वियसली वो कहते हैं कि जी बड़ी हमाकत होगी, और पाकिस्तान की तरफ से भी यही मौक़िफ़ दिया गया है कि हम एक पुरअमन ईरान चाहते हैं जो कि हमारे पूरे रीजन के मुफाद में जाता है। सो आप किस तरीके से देख रहे हैं कि क्या वाकई कोई सफारती हल निकल सकता है, या सिर्फ और सिर्फ डिबेट्स होंगी, और ख़ास तौर से चाइना और रशिया क्या किरदार अदा कर सकते हैं? देखिए ना, चाइना और रशिया अपने तौर पे स्टेटमेंट्स तो दे रहे हैं, जी। बट वो ओवरऑल चीज़ों को देख रहे हैं।